क्या योगी बनाम अमित शाह के बाद अब योगी बनाम मोदी की जंग शुरू हो गई है? क्या पीएम मोदी के बयान ने आरएसएस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है? क्या कांग्रेस या इंडी अलायंस नहीं बल्कि योगी और मोदी खुद एक दूसरे के लिए चुनौती बन रहे हैं? दोस्तों, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद योगी बनाम अमित शाह की लड़ाई की चर्चा हर तरफ थी। चर्चा ये भी थी कि इस लड़ाई के आखिर में योगी 20 साबित हुए, क्योंकि आरएसएस ने योगी का साथ दिया। संगठन के अंदर योगी की इस जीत से मोदी और शाह खेमा शांत हो गया। लेकिन कुछ राजनीतिक पंडितों ने कहा था कि मोदी शाह खेमे की शांति ऊपरी है, अंदर अंदर इनकी लड़ाई जारी है। और अब पीएम मोदी के ताजा बयान से इन राजनीतिक पंडितों की बात सच होती साबित नजर आ रही है। लेकिन यह जरूर दिख रहा है कि पहले जो योगी बनाम अमित शाह की जंग दिख रही थी उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है और अब यह जंग योगी बनाम मोदी हो गई है। वीडियो में बताएंगे कि योगी बनाम मोदी की जंग का आधार क्या है और इस जंग में योगी की तरफ से कौन कौन से सेनापति लड़ रहे हैं और मोदी की तरफ से कौन कौन से सेनापति मैदान में उतरे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अभी हाल ही में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन हुआ, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। फिनटेक एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल से खचाखच भरे कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी ने फिनटेक वर्ल्ड की बात करते करते एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान भी दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। मैं आपके 5वें फिनटेक फेस्ट को संबोधित कर रहा हूँ और मैं इसके 10वें संस्करण में भी आऊंगा, यानी 2029 में भी वो फिर इसी तरह संबोधन देंगे। दोस्तों, बस इसी बयान ने योगी वर्सेस मोदी की जंग की तलवार मैदान से बाहर ला दी है। आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। ये आपका 5वां समारोह है ना, तो 10वें में मैं आऊंगा। दोस्तों, 2014 में पहली बार पीएम बनने के बाद जब मोदी ने कहा था कि मैं फिर आऊंगा, तो ना तो बीजेपी, ना आरएसएस और ना देश की जनता को कोई अचरज हुआ था। 2019 में मोदी दोबारा पीएम बन गए। दोबारा पीएम बनने के बाद जब मोदी ने कहा कि मैं 2024 में तिबारा आऊंगा, तो फिर किसी को कोई खास अचरज नहीं हुआ और मोदी 2024 में तीसरी बार पीएम बन गए। लेकिन अब 2024 में तीसरी बार पीएम बनने के बाद जब मोदी कह रहे हैं कि वो 2029 में चौथी बार भी वापसी करेंगे, तो इस बार किसी को ये बात पच नहीं रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी का पितृ संगठन माने जाने वाला आरएसएस भी इस पक्ष में नहीं है कि मोदी चौथी बार पीएम बने। खबर है कि आरएसएस ने पीएम की कुर्सी के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रमोट करना शुरू कर दिया है और अगर योगी आदित्यनाथ आने वाले वक्त में समय की कसौटी पर खरे उतरते गए तो पीएम के तौर पर उनकी ताजपोशी हो जाएगी। दोस्तों, योगी को आगे करने की कई सॉलिड वजह हैं, जैसे कि उनकी आज पैन इंडिया पॉपुलैरिटी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक के लोग योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके के कायल हैं। जिस भी राज्य में चुनाव होता है तो वहां की बीजेपी यूनिट उन्हें कैंपेन करने के लिए जरूर बुलाती है। योगी आदित्यनाथ जिस शक्ति से अपनी बात रखते हैं उसी शक्ति से उसे लागू भी करते हैं। उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत को सनातन धर्म और संस्कृति का सिरमौर राष्ट्र बनाना। योगी तुष्टिकरण करने वाले सेक्युलर नहीं बल्कि एकीकरण करने वाले सेक्युलर हैं। इसके लिए वो हिंदू एकता पर बल देते हैं और अगर किसी अन्य धर्म के लोग भारत में हिंदुओं के लिए चुनौती बनते हैं और दारुल इस्लाम का एजेंडा चलाते हैं तो उनको सबक सिखाना उनको आता है। इसके लिए वो ये भी जानते हैं कि हिंदुओं में जातीय एकता जरूरी है। हिंदुओं को एक रखने के लिए वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा दावा किया जाता है कि यूपी में उनकी सरकार के दौरान प्रदेश की अति पिछड़ी और दलित जातियां जितनी सुरक्षित हैं उतनी सुरक्षित वो कभी नहीं रही। योगी के आने से पहले दबंग मानी जाने वाली जातियों के लोग और मुस्लिम दबंग लोग और माफिया गरीबों और मजलूमों की जमीन और मकान पर जब चाहे तब कब्जा कर लेते थे। लेकिन आज किसी गुंडे, माफिया या दबंग में इतनी ताकत नहीं है जो ये सब कर सके। योगी राज में यूपी की महिलाएं जितना खुद को सुरक्षित समझती हैं उतना कभी महसूस नहीं किया। योगी हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं और मोदी अब भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर अटके हुए हैं।
योगी निवेश, अर्थव्यवस्था, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के क्षेत्र में भी जमकर काम कर रहे हैं और ये सब खूबियां उन्हें पीएम के लिए सबसे उपयुक्त बनाती हैं। दूसरी ओर मोदी की बात करें तो इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाए। मोदी का जो जादू 10 साल से चल रहा था उसमें अचानक भारी कमी देखी गई। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही नवनीत राणा ने तो वोटिंग के दौरान ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को चेताया था कि सभी जी जान से जुटे, क्योंकि इस बार मोदी का कोई जादू वादू नहीं चल रहा है। और नतीजे आए तो हुआ भी वही जिसकी कई नेताओं को आशंका थी। बीजेपी अपने दम पर 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। खुद पीएम मोदी के वाराणसी में वोट काफी कम हो गए। दूसरा ये कि मोदी अगले साल यानी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। 2014 में जब मोदी पहली बार पीएम बने थे तो उन्होंने ही यह फॉर्मूला दिया था कि 75 साल के हो जाने पर नेताओं को मुख्यधारा की पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। उनके इस विचार को मानते हुए तब के बीजेपी संगठन ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन जैसे पार्टी के नेताओं को पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया था। हालांकि 75 साल की उम्र की सीमा बीजेपी के संविधान में नहीं है, लेकिन नैतिकता का तकाजा यही है कि जिसने नियम बनाया और लागू किया उसे खुद भी उस नियम का पालन करना चाहिए। अब अगर मोदी अपने ही नियम को नहीं मानते हैं और 2029 में पीएम की दावेदारी पेश करते हैं तो फिर जनता के सामने वो किस मुंह से जाएंगे। मोदी के विरोधी माने जाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने तो सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर अगले साल मोदी ने कुर्सी नहीं छोड़ी तो आरएसएस उन्हें खुद बाहर का रास्ता दिखा देगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि पहले मोदी शाह लॉबी की रणनीति 2029 में अमित शाह को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की थी। आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने तो चुनाव के दौरान कहा भी था कि अगर बीजेपी अपने दम पर बहुमत में आएगी तो पीएम मोदी 1 साल बाद अमित शाह को पीएम बना देंगे और योगी को यूपी के सीएम पद से भी हटा दिया जाएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि लोकसभा में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अमित शाह को पीएम बनाने की मोदी शाह लॉबी की रणनीति पर पानी फिर गया। फिर खराब प्रदर्शन के बाद भी इस लॉबी ने शाह को आगे करने की कोशिश की, लेकिन योगी से मिल रही चुनौती और आरएसएस के रेड सिग्नल ने अमित शाह का काम बिगाड़ दिया। इसके बाद अब इस लॉबी ने फिर से मोदी को ही चेहरा बनाने की चाल चलती है और इसी चाल के तहत मोदी ने फिनटेक फेस्ट में कहा कि 2029 में वो उन्हें फिर से संबोधित करेंगे। दोस्तों, मोदी ही नहीं, अमित शाह ने भी अभी हाल ही में अपने हरियाणा दौरे के दौरान ये बयान दिया है कि 2029 में भी एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी चौथी बार पीएम बनेंगे। दोस्तों, साफ है कि अब योगी बनाम शाह की जगह योगी बनाम मोदी की जंग शुरू हो गई है। अब आपको बताते हैं कि योगी बनाम मोदी की बीजेपी की इस अंदरूनी जंग में बीजेपी का कौन कौन सा सेनापति किसके साथ खड़ा है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमित शाह और वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुले तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ हैं, तो योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस खड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र के कद्दावर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का भी समर्थन बताया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब तक मोदी और शाह की लॉबी से बैटिंग कर रहे यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी आरएसएस के दबाव में अब योगी के ही खेमे में आ चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर योगी पीएम बनते हैं तो यूपी के सीएम की कुर्सी केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दी जाएगी। आरएसएस ने साफ कर दिया है कि सरकार से बड़ा संगठन है और संगठन से बड़ा विचार है और विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आरएसएस वो संगठन है जिसने विचारधारा से थोड़ा सा डेविएट होने वाले लालकृष्ण आडवाणी को भी बर्दाश्त नहीं किया था। जिन्ना की कब्र पर फातिहा पढ़कर जब आडवाणी पाकिस्तान से भारत लौटे तो फिर उनकी राजनीति एक तरह से खत्म हो गई। आरएसएस के लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है, न कि आडवाणी या फिर मोदी। अगर योगी आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं तो आरएसएस उनका समर्थन करने से पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, योगी बनाम मोदी की जंग को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।